आप में से बहुत लोगों ने लिखा कि एक वीडियो बनाइए कि घर खरीदना चाहिए कि किराए पे लेना चाहिए। बहुत आपको इस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक ट्रेडिशनल पर्सनल फाइनेंस का क्वेश्चन रहता है, बट मैंने बोला चलिए आपको थोड़ा सा अपनी आप बीती सुना देता हूँ। और जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट चलाता था एक फॉरेन बैंक के लिए, तो मेरे क्या एक्सपीरियंस थे उधर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मेरी जो सोच है कि आपको जो ये बाय वर्सेस रेंट के जो कैलकुलेटर मिलते हैं ऑनलाइन, या जो नसीहत दी जाती है, जो एडवाइस दिया जाता है, वो काफी हद तक ऐसे लोगों से है जिन्होंने रियल एस्टेट में खुद पैसे नहीं बनाए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अ, अ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। टॉप 100 इंडिया में है। काफी सारे एकड़ जमीन चेन्नई के बाहर खरीद के बैठे थे, महाबलीपुरम रोड पे। वो अभी ओएमआर रोड बन गई, और वहां पे इतने आईटी के पार्क्स बन गए उस रोड पे। अब दादाजी ने खरीदे थे, पोते और पड़पोते सब उसमें कमा रहे हैं। खरीदे थे एकड़ के भाव, अब पर स्क्वायर फुट बिक रहा है, और एफएसआई भी बड़ी जबरदस्त मिलती है, साथ लोन्स भी मिलते हैं। तो कहना यह है कि लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं। आप देखिए तो प्राइवेट इक्विटी का बेइंतहा मनी आ रहा है, एफडीआई के तौर पे, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल के तौर पे, पार्टिसिपेटिंग ब्रिज लोन्स, लास्ट माइल लोन्स की तरफ, लास्ट माइल इक्विटी की तरह। इतना पैसा भारतीय रियल एस्टेट में आ रहा है, और 4 सेगमेंट रहते हैं रियल एस्टेट में, चारों में आ रहा है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल, चारों में हम देख रहे हैं कि भरपूर पैसा बाहर से आ रहा है। एक कंपनी देखिए जो बहुत विख्यात प्राइवेट इक्विटी फर्म है, ब्लैक रॉक। उन्होंने $50 बिलियन से ज्यादा भारतीय रियल एस्टेट में डाल दिए। ऐसे ही आप बड़े बड़े दिग्गजों के नाम लीजिए, रियल एस्टेट या रियल एस्टेट कंपनियों में इन्होंने बहुत पैसा लगाया भारत में। तो विदेशी निवेशक तो बहुत वैल्यू देख रहे हैं भारत के रियल एस्टेट में। क्यों हम इतने वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, या इतना प्रभाव दे रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि भारत का रेंटल यील्ड बहुत कम है, आप खरीदिए मत, किराए पे रहिए, पैसे बचाइए। इसमें कोई आसान आंसर नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर इतना स्मार्ट मनी इस सेक्टर में आ रहा है, और इस सेक्टर में इतना फोकस आ रहा है, तो कुछ तो ये सेक्टर कर रहा होगा ठीक। और उसमें अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते, तो क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा? ये मेन आपके लिए मैं डिस्कशन पॉइंट लाया हूं। ओवरऑल आप बीएससी रियल एस्टेट इंडेक्स अगर देखें, तो मार्च 2020 में जब कोविड का संक्रमण चरम सीमा पे था, लॉकडाउन, उस टाइम पे ये 1400 के लेवल्स पे था। और अब 31 दिसंबर 2021, मतलब लगभग आप गिनिए 21 महीने बाद, वो 4500 के लेवल्स के करीब पहुंच रहा है। तो इतना भरपूर रिटर्न रियल एस्टेट स्टॉक्स ने भी दिया है। अब स्टॉक मार्केट भी ज्यादातर एफिशिएंट ही है, जानकार लोग ही बैठते हैं उधर। उनको अगर रियल एस्टेट कंपनियां जो ये प्रोवाइड करती हैं उसमें इतना वैल्यू दिख रहा है, या इतनी फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, तो क्या हम मिस कर रहे हैं, ये मैं आज आपको डिस्कस करना चाहूंगा। तो किराए पे खरीदने का सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आप किराए पे रहें। क्या आपके लिए उसका एडवांटेज है? एक है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी मकान बदलना है, साइज बदलना है, लोकेशन बदलनी है, कॉलोनी बदलनी है, शहर बदलना है, नौकरी आपने चेंज करनी है, तो आप बंधे नहीं रहते एक जगह से। आप जस्ट कुछ महीनों का नोटिस देके निकल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा बड़ा एक कारण है। दूसरा है लिक्विडिटी। आपका बड़ा पैसा नहीं अटक जाता मकान के अंदर। तो वो जरूर है कि रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है बाकी सिक्योरिटीज की तरह, तो लिक्विडिटी बनी रहती है। तीसरा, रियल एस्टेट के रिटर्न्स बड़े लंबी होते हैं, साइक्लिकल होते हैं, और साइकिल लंबी दौड़ के आती है।
6-7 साल की साइकिल आती है, फिर उसके बाद एक साइडवे होता है, फिर गिरावट आती है, बड़े सालों के लिए गिरावट चलती रहती है। तो बहुत भयंकर ये रियल एस्टेट का मार्केट साइक्लिकल भी रहता है। तो आप वॉलेटिलिटी भी कम कर सकते हैं। चौथा ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है आपको कि भाई इतना मेरे कैश फ्लो से निकलना है। और अगर आप टैक्स प्लानिंग कर पाए तो टैक्स प्लानिंग के तौर पे भी अच्छा है किराए पे रहना। बाकी घर की मरम्मत, घर का मेंटेनेंस, बाकी कंप्लायंस चीजें, रेगुलेटरी कॉस्ट, सारी इंश्योरेंस घर की करानी, ज्यादातर लैंडलॉर्ड के सिर पर ही रहता है। तो आप निश्चिंत होकर आराम से रह सकते हैं। और फाइनेंशियली भी भारत में रेंट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो रेंटल यील्ड कहते हैं, किराया बटा जो मकान की कीमत है, उसको रेंटल यील्ड कहते हैं। तो जैसे अगर आप 50,000 रुपए किराया दे रहे हैं महीने का, तो काफी बड़ा है ये किराया, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। 50,000 अगर आप महीने का दे रहे हैं तो 6 लाख रुपए आप महीने का किराया दे रहे हैं। और मकान अगर सोचिए 2 करोड़ का है या 3 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ के मकान पे आप 6 लाख दे रहे हैं, मतलब 3% रेंटल यील्ड दे रहे हैं। और भारत में रेजिडेंशियल एरिया में हमने देखा है ज्यादातर रेंटल यील्ड 1.5 से 3% के बीच में है हर शहर में। ज्यादा आपको किराया नहीं देना पड़ता है बनिस्बत इसके कि कीमत क्या है उसके सामने, जो मकान की कीमत है उसके सामने रेंटल कुछ नहीं है। 2 से 3% आपकी खपत है। तो ये भी लोगों को अट्रैक्टिव लगता है कि बड़े से घर में रहेंगे और हमें पूरा कीमत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम रेंटल दे रहे हैं। तो ये सब है एडवांटेजेस रेंट में रहने के। डिसएडवांटेज क्या है कि आप जो देते हैं वो खत्म हो गया। तो टर्म इंश्योरेंस की तरह है। टर्म इंश्योरेंस में आप जोखिम के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, तो अगर वो इवेंट नहीं होता है उसके बाद आपको कुछ मनी बैक पॉलिसी की तरह नहीं है। टर्म इंश्योरेंस है सिर्फ रिस्क कवर। इसी तरह ये रेंट भी है कि रेंट आपने चुका दिया तो खत्म हो गई बात, वो लैंडलॉर्ड की जेब में चला गया, आपको घर में रहने की सहूलियत मिली और साथ में शान भी मिली अच्छे से घर में रहने की। 2% उसकी कीमत देके वो कीमत आपकी चली जाती है। दूसरा जो भारत में बहुत इशू रहता है कि लैंडलॉर्ड्स कई बारी बहुत सख्त होते हैं। भाई दीवार में कील नहीं ठोकना, आप जानवर नहीं रख सकते, अपना पशु नहीं रख सकते अपने, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में डॉगी है, डॉगी को आप नहीं रख सकते, बिल्ली नहीं रख सकते, आ, शोर नहीं कर सकते, पार्टी करें तो लैंडलॉर्ड आ जाते हैं। कई लैंडलॉर्ड मकान का इतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं करते। तो ये सब रहते हैं। फिर बैंक का केवाईसी, म्यूचुअल फंड का केवाईसी, एड्रेस बदलवाना हर वक्त, ये परेशानी रहती है। फिर कई लैंडलॉर्ड्स कोशिश करते हैं कि 11 महीने का लीव एंड लाइसेंस बनाए अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 2-3 साल की मियाद से ज्यादा वो लोगों को रहने नहीं देते। वो कहते हैं भाई कहीं ये कब्जा करके ना बैठ जाए हमारे घर पे, तो बदल लेते हैं। वो कहते हैं जी शादी हो रही है बच्चे की या हमें चाहिए, वो निकाल के किराएदार को फिर किसी और को रखते हैं। पांचवी चीज ये है कि हमारी सोसाइटी में किराएदार की अहमियत नहीं होती। मैं बॉम्बे में रहता हूँ और नियरली 18 साल फॉरेन बैंक की एकोमोडेशन में ही रहता था। फिर भी लिफ्ट में मिले, कुछ भी मिले, जो लोग उधर ओनर थे सामने उसके के किराएदार, चाहे आपका सोसाइटी में ओहदा ज्यादा हो, फिर भी लोग जो मकान मालिक है और जो किराएदार है उसका फर्क रहता है, तो वो झुकता है। और आखिरी बात यह है कि जो इंटेंजिबल, जो आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स कह सकते हैं, कि आपको लगता है फैमिली के सर पे छत होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए कि अगर मैं कल ना रहूं, फैमिली के लिए वो उपलब्ध हो, उनको दर दर नहीं भटकना पड़े या ढूंढना नहीं पड़े। ये सब चीजें हैं जो किराए से नहीं मिलती। तो किराए के फायदे और नुकसान मैंने बताए। अब सोचते हैं कि खरीदना क्यों है मकान।
तो सबसे पहला तो यही इंटेंजिबल क्वालिटेटिव मकान मालिक बनने की शान ही और है, अपने घर में रहना। जैसे लोग कहते हैं कि माई हाउस इज माई कैसल, मेरा मेरा घर ही मेरा किला है। तो ये लगता है कि आपकी शान है, आपका अपना मकान है, जो आप मर्जी करें उसके अंदर। दूसरा है कि किराए बढ़ते रहते हैं टाइम दर टाइम, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं। मकान आपने खरीद लिया तो आपके वो आउटगो नहीं हुआ। तीसरा मकान का जो फेवरेट है कि कैपिटल एप्रिसिएशन होती है मकान की ओवर टाइम, और जायदाद बनती है। हमारे बड़े बूढ़े यही कहते थे, सोना होता था और मकान होते थे, जमीनें होती थी, कि ये कभी नहीं बेचने, ये रखी रखो अगली पुश्तों के लिए और इससे बनेगी। और मैंने अपने कार्यकाल में भारत के 100 में से 27 दिग्गज 100 सबसे अमीर लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग, 100 में से 27 की प्लानिंग की है। दो ऐसे लोग थे जिन्होंने हजारों करोड़ बनाए, अपने सॉफ्टवेयर के प्रमोटर्स थे। 300-400 मकान अमेरिका में खरीद के बैठे थे जो किराए पे दिए हुए थे, बड़े खुश थे उससे, और बड़े अच्छे पैसे भी बने उनके, क्योंकि ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब कीमतें गिरी अमेरिका में, तब वो खरीदते रहे बल्क में। तो वो अपनी कंपनी से निकाल के पैसा, और कंपनी भी मल्टीप्लाई करा, 1000-2000 गुना कंपनी ने पैसा दिया है, बट वहां से जो पैसे बने उनके, उससे वो मकान खरीदते रहे। एक और जानकार हैं, बड़े प्रमोटर हैं, उनके पास दुबई में 300 से ज्यादा मकान है। अब दुबई बहुत साइक्लिकल मार्केट है, बहुत इकोनॉमिक साइकिल से चलता है, बट कहते हैं कि देखिए मुझे भारत से बाहर कुछ निवेश करना था और ये अच्छा मुझे जरिया मिल गया, रूल ऑफ लॉ है, तो करते हैं। तो अगर स्मार्ट मनी भारत में आके इन्वेस्ट भी कर रहा है, जैसे ब्लैक रॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, वो खरीदती हैं। अभी रिसेंटली जीआईसी, सिंगापुर गवर्नमेंट की जो आर्म है, उन्होंने एक कमर्शियल मॉल्स के होल्डर के यहाँ $700 मिलियन का एक निवेश किया। सो स्मार्ट मनी आता भी है और स्मार्ट मनी यहां से भी बाहर जाता है। बहुत हमारे कस्टमर ऐसे होते थे, बच्चा पढ़ने जा रहा है लंदन में या अमेरिका में, बोलते थे किराए पे क्यों रहेगा, हम मकान खरीद देते हैं। और यूएस का वो वीजा भी मिलता है, यूरोपियन यूनियन, यूके, सब जगह वीजा मिलता है। अगर आप फलाने अमाउंट का निवेश कर दें तो कहते थे घर खरीद लेते हैं उसी अमाउंट का। ट्रस्ट तो बने होते थे, फैमिली ट्रस्ट सबके होते हैं, ट्रस्ट के नाम में खरीद के बच्चे का वीजा भी करवा दिया, तो उसको वो कमर्शियल वीजा मिल जाता है रहने का उधर आराम से। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये एक छोटे से वीडियो में कहना मुश्किल है, बट जब हम करते थे लोगों के साथ विचार विमर्श और उनका फाइनेंशियल प्लान बनाते थे, यही हम देखते थे कि बहुत अहम भूमिका रियल एस्टेट उसमें करता है, निभाता है। हाँ, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का एक दृष्टिकोण है, कमर्शियल मैं कभी और आपको समझाऊंगा, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग होती थी। वो ऐसा एक चीज है कि अगर आपके कैश फ्लो ठीक रहे, आपका किराएदार ठीक रहे, तो पैसे दर पैसे बनते थे। हमारे इतने डेवलपर कस्टमर्स होते थे, भाई कोई अमेरिकन बैंक आ गया, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी आ गई, वो पूरी बिल्डिंग का खर्चा अपफ्रंट दे देते थे उनको कि आप बनाओ, और वो इतने हजारों करोड़ की वायरिंग लगाते थे प्रति स्क्वायर फुट के, उन्होंने कभी निकलना तो है नहीं, 9 साल 12 साल की लीज वो करते थे। उसके अगेंस्ट हमें एज अ बैंक लोन देना बहुत आसान हो जाता था। तो कस्टमर 10% पैसे लगा के 100% की वो बिल्डिंग बना लेते थे, साथ में कैश फ्लो आ गई, 20-21% की रिटर्न बन रही है। और वो है मल्टीनेशनल बैंक है या टेक्नोलॉजी कंपनी है, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, पूना हो, बॉम्बे हमारे सबर्ब्स में ऐसे हैं। इतने लोगों ने इतने पैसे बनाए, जस्ट वो लैंड थी, बाप दादाओं ने लैंड खरीद के रखी हुई थी, उसको यूज किया, और ये मल्टीनेशनल्स आना चाह रहे थे, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका हो गया कि आपको ये रेंटल मिलेगा इन कंपनी से,
मैं आपको अगले 10 साल का रेंटल आप मेरे नाम कर दीजिए, और 10 साल का पैसा मैं डिस्काउंट करके आपको आज दे देता हूं, उसके बेसिस पे आप बिल्डिंग खड़े कर लीजिए। तो बैंक को भी बहुत अच्छा लोन मिल गया, एमएनसी कंपनी को अच्छे प्रेमाइसेस मिल गए, और लैंड ओनर को तो बहुत ही उसके बारे न्यारे हो गए। तो ऐसे कमर्शियल में भी है, बट हम आज रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि रेजिडेंशियल ये सब ठीक है बट रिटर्न अच्छे नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। अब मैं आपको चार कहानियां बताता हूँ। 1947 में पार्टीशन हुआ, जैसे काफी पंजाबी फैमिलीज घर बार छोड़ के रिफ्यूजी बन के भारत के अंदर आए। हमारे भी दादाजी सॉलिसिटर जनरल थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, पेशावर में। सब जायदाद वहीं छूट गई, एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी छूट गई। दिल्ली में आके फिर से रजिस्टर किया हाई कोर्ट में, फिर से शुरू करना पड़ा। नाना जी जो थे वो पोस्ट ऑफिस में सीनियर पोस्ट पे थे, बट इंडियन पोस्टल सर्विस में, बट भारत सरकार ने ये रखा कंडीशन, अगर आप पाकिस्तान छोड़ के आते हैं तो आपको फिर से जूनियर मोस्ट पोजीशन से शुरू करना पड़ेगा, सीनियोरिटी छोड़नी पड़ेगी। तो लोगों ने ऐसे शुरू किया फिर से। उस टाइम पे सरकार ने दिल्ली में लैंड दी पंजाबी रिफ्यूजीज को, 50 पैसे पर स्क्वायर गज, स्क्वायर यार्ड 50 पैसे, तो 100 रुपए की लैंड मिल गई। उस लैंड पे मैं कैलकुलेट कर रहा था आज के दिन की जो वैल्यूएशन है, बहुत कंजर्वेटिव ले रहा हूं। हमारी कोठी है अभी भी दिल्ली में, पुश्तैनी है जो दादाजी की है। 21% पर रिटर्न मिला है 73 साल से, 1947 से। एक और मैं देख रहा था 1992 में, 1992 में लैंड खरीदी थी, एक शहर के बाहर थी लैंड, 22% रिटर्न। एक और लैंड 2001 में खरीदी थी, वो 23% रिटर्न। और 23% आप जब इतने बड़े टाइम पीरियड में लगाते हैं तो करोड़ों की बात हो जाती है। लाखों में खरीदा, हजारों में खरीदा। पूरा बॉम्बे अगर आप देखिए, साउथ बॉम्बे, हार्बर हाइट्स हो, कफ परेड हो, ये सब रिक्लेम्ड लैंड थी। उस टाइम पे 75,000 रुपए के फ्लैट बिके थे, जो आज के दिन में 4-4.5 करोड़ के हैं। ठीक है, 45 साल हो गए, बट आप उसका CAGR देखिए, बहुत जबरदस्त है। तो रियल एस्टेट पैसे बनाता है। बट मैंने जो खुद खरीदा, ये तो सब पुश्तैनी थी, जो खुद खरीदा उसका मैं हिसाब लगा रहा था इस वीडियो के लिए बनाने के लिए। तो मेरा पिछले 13 साल में सेंट्रल बॉम्बे में केवल 2% पर एनम रिटर्न है। तो ये जरूर है, वो लग्जरी है, अपर एंड है, जहां ओवर सप्लाई हो गई और टॉप ऑफ द मार्केट में खरीदा, और उसके बाद मुश्किलात आई, तो वो पैसा 13 साल में 4 गुना हो जाता मार्केट में, जो हार्डली कुछ भी बढ़ा है, 2% पर एनम की ग्रोथ है। बट वो तो अब रहने का मकान है, उसकी और सहूलियत है, सेंटर ऑफ द सिटी में बहुत अच्छा मकान मिल गया, सी फेसिंग, तो उसका कोई गम नहीं है। तो कहने का मतलब है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स बहुत है, स्मार्ट मनी आता है बाई करने के लिए रियल एस्टेट को। तीसरा, अगर आप देखें कोविड के बाद जो अगले 10 साल में चेंज होने वाले थे, वो 1.5-2 साल में आ गए चेंज। डिजिटाइज हो गया बहुत, सरकार ऑलरेडी रेरा ला के काफी क्लीन अप कर रही थी मार्केट को, ट्रांसपेरेंसी आ गई, और डिजिटाइजेशन जो हो रही है लैंड रिकॉर्ड्स की, वो दिन दूर नहीं है कि आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि जो आप खरीद रहे हैं, क्या उसने किसी नेफेरियस आदमी ने 2-3 लोगों को तो नहीं बेच दिया। ये स्कैम हम देखते रहते हैं। कोई जमीन आपने खरीदी, वो घोंसला का घोंसला, पूरी पिक्चर ही उस पर बनी थी, किसी और को दे दी, किसी ने कब्जा कर लिया, कुछ हो गया। वो सब चीजें धीरे धीरे मिटती जा रही हैं, तो सेफ्टी भी आ रही है। रिटर्न्स तो जैसे मैंने गिनाए आपको, 3-4 मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे पुश्तैनी जमीनों के। हाँ, अपने आप जो खरीदा वो अभी तक इतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि ये साइकिल खराब थी, पिछले 6-7 साल की साइकिल अप टर्न हो रही है, देखते हैं। और ये तो अभी मुझे तो जब तक जिंदा हूं वहीं रहना है,
तो अगले कुछ दशकों के लिए चलना है और फिर फैमिली में रहेगा ये तो फैमिली हाउस बन के। तो इसका मॉनेटरी हम कुछ उपयोग नहीं देख रहे। एक बात और कहूंगा कि जब आप मकान खरीदें तो मेरा क्या मंशा है, मेरा क्या मशवरा है कहूंगा कि एक तो आपको अपनी कंडीशन देखनी है, फाइनेंशियल कंडीशन। बट मैं ये कहूंगा कि मकान खरीदने से क्या बेनिफिट है, ये सब मैंने आपको जो बताया, एक जगह आप ठहर जाते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा है, रूट्स बन जाते हैं, अच्छे कॉलोनी में हो। मेरे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर दोस्त हैं, एक फॉरेन ब्रोकरेज के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाउस के वो सीईओ हैं, बट वो अभी भी 1 बेडरूम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, क्योंकि वो 15 साल से उधर ही थे, उनकी बेटी वहीं जन्मी, वहीं पली बड़ी हुई, और वाइफ के भी सब फ्रेंड्स उधर ही हैं। तो मिडिल क्लास कॉलोनी में अभी 2 मकान एक एक बेडरूम के लेके वो आराम से रह सकते थे कि पेंट हाउस में या कुछ, बट वहाँ लोगों के साथ लगाव हो गया और किराए पे रह रहे थे। अब वो जो आंटी थी जिनके नाम में था, उनके बच्चे सब अमेरिका में थे, अभी वो खरीद लिए, 2 मकान जोड़ लिए, बट छोटी सी कॉलोनी में बहुत खुश रह रहे हैं। तो रूट्स बन जाते हैं बच्चों के, आप अगर खरीदते हैं। ये सब आप कह सकते हैं कि देखिए आप क्वालिटेटिव बोल रहे हैं, रिटर्न्स नहीं है, रेंटल में देखिए मैं पैसे लगा दूंगा और अच्छे पैसे बना लूंगा। हाँ, कैलकुलेटर में आप फेरबदल करके पैरामीटर्स के दिखा सकते हैं कि रेंटल बेटर है और ओनरशिप खराब है। मैं ये कहूंगा 2 लाख से ज्यादा मकान टॉप 7 सिटीज में 2021 में रजिस्टर हुए। क्यों लोग खरीद रहे हैं 2 लाख मकान? सो जो लोगों के पास पैसे हैं वो खरीद रहे हैं। 90% भारतीयों के पास रियल एस्टेट है विलेजेस में, क्योंकि ट्रेडिशनली आपके पास जमीन होती थी। 60% भारतीयों के पास केवल अर्बन एरियाज में मकान है। 1 करोड़ मकान की अभी किल्लत है और 2030 आते आते 2.5 करोड़ और मकान भारत में चाहिए जो मीट करना है डिमांड। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। तीसरा, अभी भी लोग खरीद रहे हैं। अमंग द टॉप 10 रियल एस्टेट मार्केट है भारत, ग्रोथ की तौर पे बहुत बड़ा भारी भरकम मार्केट है। जीडीपी में भी इसका काफी अंश रहता है। अब रेरा के बाद लिस्टेड और फॉर्मल बड़े प्लेयर्स का जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आपके लिए वो भी सहूलियत है कि भाई कुछ तो इनके ऊपर अंकुश रहेगा, मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएंगे ये लोग, कुछ इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। और जो रिचेस्ट लोग हैं वो रियल एस्टेट में रहते हैं, वो रियल एस्टेट को नजरअंदाज नहीं करते, वो रेंट पे नहीं रहते। फिर आपको कभी एड्रेस नहीं बदलना, और आड़ा वक्त आ भी जाए, बुरा वक्त आ जाए, बेच सकते हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम यूज करते थे। जैसे हमारे एक कस्टमर थे, लड़के को बिजनेस दे रहे थे, लड़की के लिए बोला देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट तो है बट मैं कुछ और करना चाहूंगा इनके लिए, तो ये मेरे को पेंट हाउस आप खरीदवा दो। वो प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत ज्यादा लड़कियों के नाम कर दी, बहुत टॉप 100 इंडियन फैमिली है, और बोला ये किराए पे रहेगी प्रॉपर्टी, इनको हर महीने पैसा मिलता रहेगा, और ये तो कभी जरूरत भी पड़ी तो बेच सकते हैं। तो वो कंडीशंस पूरा बना के हमने ट्रस्ट बना के उनके लिए कर दिया। तो अगर स्मार्ट पैसा इस तरह कर रहा है, आपको कौन रोक रहा है ये करने से? तो अंत में यही कहूंगा, मकान खरीदिए। मकान आपके लिए डिसिप्लिन लाएगा, आपके लिए बहुत हौसला बढ़ाएगा, प्राइड ऑफ ओनरशिप लेके आएगा, और जितनी जल्दी खरीदेंगे बचत करने की आदत पड़ेगी, मकान एप्रिशिएट होगा ओवर टाइम। अब लोग कहते हैं जी 15 साल 20 साल का लोन लेके आप इतना सारा इंटरेस्ट दे देंगे, ये सही नहीं है। जो लोन की मियाद आपको पता है कितनी होती है? लोग 15 साल का लोन लेते हैं बट 5 से 7 साल में चुका देते हैं। 10-10% आपकी तनख्वाह बढ़ रही है प्रति वर्ष। मैंने जब शुरू किया था काम करना 1990 में, फॉरेन बैंक का टॉप डे 1 का जॉब था। एमबीए मैं टॉप इंस्टीट्यूट से करके आया था, टॉप डे 1 का जॉब था
उससे लेकर जब तक नौकरी की है, मेरी तनख्वाह 2000 गुना बढ़ गई थी। 2000 गुना, 2000 गुना। 30 साल 32 साल में देखा इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भारत में आते हुए। अगले 30 साल में ऐसा क्यों नहीं आएगा? और एक बात अभी के लिए जो करनी है, आपको समझनी है, मैंने अपने इन्फ्लेशन के वीडियो में भी कहा था, अगर हो सके तो वो वीडियो देखिए। जब इन्फ्लेशन आती है तो लोन लीजिए, क्योंकि लोन आपका फिक्स्ड हो गया। अब जो आप सोच सकते हैं 1 लाख रुपए के ऊपर 1000 रुपया प्रति महीना आपको इंटरेस्ट देना है हाउसिंग लोन पे। अब कम हो गया, ये हमारा 9% का एक नुस्खा होता था, अब तो 6.5-7% पे मिल रहे हैं, थोड़ा कम हो जाएगा। 1000 रुपए जो आज कीमत है, अगले साल उसकी कीमत हो गई 950। उसके अगले साल कीमत और कम हो गई, होते 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 7 सालों में सोचिए वो कीमत कितनी पहुंच जाएगी? 750, 770 रुपए आज के। और आपकी तनख्वाह जो होगी, वो अगर आपको 10% सैलरी हाइक मिल रही है सालाना, आपकी तनख्वाह कहां बढ़ गई होगी? तो वो इन्फ्लेशन आपके लिए काम कर रहा है। मकान की कीमत बढ़ेगी इन्फ्लेशन के साथ, रेंटल भी बढ़ेगा। तो अगर रेंट में रह रहे होंगे 5 से 10% हर साल आपको देने पड़ेगा एक्स्ट्रा। यहां मकान की कीमत भी जेब में आई, कैपिटल एप्रिसिएशन, साथ में आपका जो ईएमआई है वो एक्चुअल टर्म्स में कम हो गया इन्फ्लेशन के कारण, और तनख्वाह बढ़ गई तो वो वैसे भी कम हो गया। तो जब HDFC प्रेजेंट करते हैं, केकी मिस्त्री जब प्रेजेंट करते हैं हर तिमाही के, तो एक बड़ी अच्छी स्लाइड देते हैं, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। अफोर्डेबिलिटी ऐसे बढ़ रही है, तो HDFC के जो कस्टमर है एवरेज 50 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं, और उनकी तनख्वाह धीरे 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 बढ़ते हुए 12 लाख रुपए प्रति साल पहुंच गई है। हम ये कहते हैं 25 से 30% से ज्यादा आपकी आउटगो नहीं होनी चाहिए मकान की तरफ। तो अफोर्डेबिलिटी पहुंच गई है। अगर 50 लाख का मकान खरीदना है तो मतलब 4 गुना 4.25 गुना की अफोर्डेबिलिटी आ गई है भारत में। वो बहुत बड़ी चीज है। और अभी जीडीपी का पोर्शन, ये हाउसिंग लोन बाय जीडीपी केवल 10% है। यूएस वगैरह में 80% है, यूरोप की कई देशों में 80% से भी ज्यादा है, कोरिया जैसे देशों में 60 से ज्यादा है, चाइना में भी हमारे कई गुना है। हम केवल 10% पे हैं, क्योंकि लोग चाहते नहीं घर पे लगा रहे लोन, जल्दी से जल्दी चुकाने का करते हैं। तो ये जो रेंटल कैलकुलेटर है, ये 15 साल का रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब नहीं चलता है। असलियत क्या है? स्मार्ट मनी खरीद रहा है रियल एस्टेट। 2 लाख तो साल के टॉप 7 सेंटर्स में बिक रहे हैं भारत के। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है। मैं यही कहूंगा, रियल एस्टेट जरूर खरीदिए। हॉलिडे होम, सेकंड होम के पक्ष में मैं नहीं हूं, बट अपना घर होना चाहिए। एक बड़ी ट्रेंड जो आ गई कोविड के साथ, वर्क फ्रॉम होम हुआ और साथ में ई स्कूलिंग हो गया। तो अगर मियाँ बीवी भी कर रहे हैं और 2 बच्चे भी कर रहे हैं स्कूलिंग, तो आपको एटलीस्ट 4 वर्क स्टेशन चाहिए रह गए जो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। तो इतने मेरे दोस्त हैं जो किचन में ही 2 साल बिताए, क्योंकि बच्चे उधर बैठे हैं बेडरूम में, वाइफ काम कर रही है ड्राइंग रूम से, 1 बेडरूम हाउस है, तो वो किचन के पीछे टेबल लगा के काम कर रहे। तो अब पूरे विश्व में हमने देखा, अमेरिका में, हर देश में हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड हो गया कि बड़ा मकान खरीदना है, सबर्ब्स में मूव करना है, क्योंकि ज्यादातर काम हम घर से ही कर सकते हैं। क्यों हमें शहर में रहना है पूरे पोल्यूशन में, थोड़ा बाहर जाके रहते हैं। और सेकेंड हैंड होम्स के लिए भी लोगों की इतनी लाइन लग गई कि इतना प्राइस एप्रिसिएशन हो गया कोविड के कारण। तो ये मेगा ट्रेंड्स आ रही हैं, ये इतनी जल्दी नहीं जाएंगी। जो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आ गया है, अब हाइब्रिड हो जाएगा, बट काफी टाइम रहेगा कि लोग घर से काम करेंगे, और एक कमरा और या एटलीस्ट 2-3 वर्क स्टेशन और चाहिए होंगे कि जहां से काम किया जा सके। तो काफी ट्रेंड्स हैं, काफी स्मार्ट मनी आ रहा है। रिटर्न्स रियल एस्टेट की
कैलकुलेट करना मुश्किल है। एनएचबी ने रेजिडेक्स इंडेक्स भी बनाया, 3 बारी उसकी सीरीज बदली है। बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट प्राइसिंग आपको मिल जाती है, डिफरेंट व्यू की डिफरेंट प्राइसिंग मिल जाती है, कॉलोनी की छोड़िए और फिर सिटीज की छोड़िए, बहुत मुश्किल है अंदाजा लगाना रिटर्न। बट मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए जो मैंने अपनी निजी लाइफ में देखे हैं, और मैंने बहुत कस्टमर्स को पैसे बनाता हुआ देखा है। जो टॉप के कस्टमर्स हैं, प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स हैं, 25 से 30% उनका नेटवर्थ रियल एस्टेट में है। मैं ये नहीं कह रहा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इतना बड़ा नहीं कह रहा हूं, बट मकान अपना खरीदना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो काउंटर इंट्यूटिव है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन भी है, और यही कहूंगा कि केवल डेटा नहीं बट काफी कहानियां भी होती हैं फाइनेंस में। सिर्फ आप डेटा नहीं पढ़ सकते, डेटा पढ़ के मैं कुछ भी आपको प्रूव कर दूंगा, पूरा वीडियो रेंटल भी दिखा दूंगा, पूरा वीडियो खरीदना भी दिखा दूंगा। डेटा नहीं है, डेटा के पीछे जो कहानियां हैं, जो सीख है, वो आपको देखनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।